स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। आज हम CDP के 15 क्वेश्चन जो कि टॉप 15 क्वेश्चन है 2012 के ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। सही बात है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा एवं शिक्षक को थकाने वाला होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि त्रुटियां हमारे सीखने का एक पार्ट होती हैं। लास्ट ऑप्शन है, सम बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बच्चे ही अगर त्रुटियां सुधार लेंगे तो टीचर का क्या काम होगा? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि अगर शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था असफल हुई है, क्योंकि हमें बच्चे को कहीं भी गलत सिद्ध नहीं करना है। तो राइट आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार या मेरा पड़ोस? नर्सरी कक्षा है, बच्चा बहुत ही छोटा है, और बच्चा छोटा है तो किसके ज़्यादा संपर्क में है? तो सबसे ज़्यादा संपर्क अपना परिवार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरा परिवार। मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र और मेरा पड़ोस इसके बाद की चीज़ें हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। हर बच्चे का एक ही लक्ष्य हो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग होता है और वो उसकी प्राप्ति का कार्य करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगर आपने बच्चे को अपना समूह बनाने की अनुमति दे दी है तो बच्चा उन्हीं समूहों में रहना चाहेगा जहाँ पे उसके दोस्त होते हैं, तो वो औरों के साथ संपर्क में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सकारात्मक वातावरण देने की बात कही गई है। तो सकारात्मक वातावरण देने के लिए हम सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुना सकते हैं या सकारात्मक उदाहरण दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सॉ और वॉस के न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो वह किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से, शब्द जम्बलिंग विकार से, डिसलेक्सीमिया से या डिस्मॉर्फिया से? जब भी शब्द को उल्टा पढ़ता या लिखता है तो ऐसा विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन अधिगम अक्षमता से जरूर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती हैं, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होता है। केवल वाले ऑप्शन तो हमेशा राइट नहीं होते हैं, तो केवल वाला ऑप्शन कट गया। सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक ही उपागम होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे सोर्सेज से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या मौलिक होती हैं या समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। कोई भी समस्या आती है तो समस्या का समाधान समस्या के अंदर ही उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है अंतर्मुखी नहीं होता है, उभयमुखी होता है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को नहीं कह पाते, अपनी वो आवश्यकता भी कह सकते हैं, फीलिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। वो जो भी निर्णय करते हैं उनका फुल एंड फाइनल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण? हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है, तो इसका राइट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी। पहले पूर्व प्रक्रमण होगा, उसके बाद उसकी श्रेणी बनाई जाएगी, फिर प्रतिक्रिया का चयन किया जाएगा और फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन किया जाएगा या उसको अप्लाई किया जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं।
औसत से श्रेष्ठ बुद्धि है तो निर्योग्यताएं होंगी ही नहीं, कट गया। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, जेंडर बायस नहीं करना, ये भी कट गया। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध करते हैं, ये भी एक जेंडर बायस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जेंडर बायस से भी आता है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऐसी कमियां हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो रही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टी। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब वह उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। ऐसा करती है तो क्या करती है? इस तथ्य से पूर्णतया परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि बच्चा जवाब देने के योग्य नहीं है, गलत ऑप्शन। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। टीचर क्यों घबराएगा? बच्चा घबराए तो बात समझ में आती है, टीचर ही घबरा रहा है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राइट आंसर, क्योंकि जेंडर बायस का क्वेश्चन है ये। जेंडर बायस में लड़के और लड़कियों में विभेद दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन जेंडर बायस का जरूर आता है, तो ये वही क्वेश्चन है जेंडर बायस का। राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में डाल रही है, तो राधिका को किसी उलझन में नहीं डाली, वो सिर्फ जेंडर बायस कर रही है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। सीखने के लिए आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता। उसमें विद्यार्थियों की क्षमताएं निहित होती हैं, त्रुटियां होती हैं और अधिगम शैलियां होती है, लेकिन क्या नहीं होती? तो आवश्यकता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना अधिक है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। जब दोनों को गोद दिया गया अलग अलग फैमिली द्वारा तो दोनों समान अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गलत। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। किसी का कैसा भी स्तर हो लेकिन वो बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये जेंडर बायस कर रहा है, ये भी जेंडर बायस कर रहा है, ये इक्वालिटी दिखा रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि पर इसका असर नहीं पड़ेगा कि किस परिवार द्वारा गोद लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल वो कौशल है जिसमें आपकी बॉडी का कम पार्ट लगे। दौड़ना पूरी बॉडी की मूवमेंट है, चढ़ना में भी पूरी बॉडी की मूवमेंट है, फुदकना में भी। लेकिन लिखना में केवल हमारा हाथ काम कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे की सहायता न करना तो हो नहीं सकता क्योंकि स्कैफ फोल्डिंग कॉन्सेप्ट दिया था। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। कम में कैसे श्रेष्ठ सीख सकते हैं? लास्ट है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि स्कैफ फोल्डिंग जो है वो वर्ड वाइगोत्स्की जी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों की सहायता करनी चाहिए। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। किशोर हैं, किशोर बचपन में जो किए गए हैं अपराध उसके प्रति डर उनको क्यों होगा? क्योंकि वो बचपन की बात है, वो भूल चुके होंगे। आत्मसिद्धि केवल हम ही हम हैं। जीवन के बारे में तृप्ति, जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि हमारी लाइफ का क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है, खुद से बात करना, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को जो सामान्यता देखा जाता है डिस्ग्राफिया होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। तो डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज़रूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी।